नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के बेसिक्स करेंगे एईएस पीआरटी एग्जाम के लिए। तो एईएस पीआरटी का एग्जाम टीचिंग एग्जाम है, इसीलिए पॉलिटी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हम, खाली इंपॉर्टेंट पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं। ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पॉलिटी के बेसिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट से स्टार्ट करेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। टीचिंग एग्जाम है हमारा, इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 21A आर्टिकल, जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ये कहता है आर्टिकल 21A। इसको राइट टू एजुकेशन भी कहा जाता है, RTE, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये बनाया, ठीक है। तो 21A हो गया। आर्टिकल 45 और 21A में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए पहले क्या था, आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग ये वाली जो ऊपर लिखा है ये आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग था, जो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना था। लेकिन जब 86th अमेंडमेंट आया तो उसने क्या है 21A में ये वाली चीज डाल दी, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, और 45 चेंज हो गया। तो जो चेंज हो चुका है वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो अभी ये चेंज होके क्या हो गया, स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो अब 45 क्या बन गया है, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो उनका केयर भी प्रोवाइड करेगी 6 साल तक के बच्चों का, और उनकी एजुकेशन का भी यही खर्चा उठाएगी, ठीक है। तो एजुकेशन और ये सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। तो इसमें ये कंफ्यूजन होता है 45 और 21A में, ठीक है। तो 21A कहता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, और 6 साल तक के बच्चों को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है वो आर्टिकल 45 के अंडर आता है, ठीक है। आर्टिकल 51A का के पार्ट जो है, 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज सारी बताता है। तो इसका के पार्ट है जो उसमें बताया गया है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं तो गवर्नमेंट तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो स्कूल तक भेजे उन्हें, ठीक है। तो ये 51A के अंडर आता है, जो पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को भेजें 6 से 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट के बारे में बता दिया। इसी से क्या है 21A आर्टिकल जो है वो हमारा इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो स्लाइड है, ठीक है, इसको तो भूलना नहीं है बिल्कुल। अभी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में है। तो ये आर्टिकल 1 से 4 तक है, इसके बस ये याद रख लेना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसी तरह पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये फंडामेंटल राइट्स इसके अंडर आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे और डिटेल में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी में 14 आर्टिकल जो है इक्वालिटी ऑफ लॉ है, तो नियम सबके लिए बराबर है, लॉ सबके लिए। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कोई अलग अलग रिलीजन का है या रेस का, स्किन कलर का है, कास्ट का है, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। इसको प्रोहिबिट करता है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 नाम की मूवी भी आई थी जिसमें कास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया था, तो वैसे आप ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये आर्टिकल 16 बताता है। 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। देखिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दिए जाएंगे आगे। तो अभी 19 और 20 जो होता है ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं ये। तो 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और 21 जो है इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको इमरजेंसी में रिमूव नहीं किया जाता है। 20 होता है जब आप अरेस्ट करे जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट के साथ रखा जाए वहां पे, ठीक है, आपको डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए अगर अरेस्ट भी होते हैं अगर आप, ठीक है। और 21 होता है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ होता है। तो ये दोनों आर्टिकल जो हैं आपके इमरजेंसी में भी रिमूव नहीं होंगे, बाकी
ये दोनों राइट्स जो हैं आपके इमरजेंसी में रिमूव नहीं होंगे, बाकी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि इमरजेंसी के टाइम में कौन से आपके दो आर्टिकल के अंदर जो राइट्स आते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं। तो ये 20 और 21 वाला जो आर्टिकल है इसके अंदर जो आपके राइट्स आते हैं वो रिमूव नहीं होंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 आर्टिकल के अंदर आता है। तो 23 के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर जो होता है वो आता है, और 24 चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर से पूछा जा सकता है ऐसे, ठीक है। 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के अंडर आता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक के बीच में आते हैं, ठीक है। तो 29 होता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए 29 आर्टिकल बना है। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ये आर्टिकल 30 हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 31 जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था पहले, ठीक है, आर्टिकल 31। तो ये रिमूव हो चुका है, क्यों? क्योंकि 12 से 35 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं। तो ये 44th अमेंडमेंट जब आया था इसने क्या किया, ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट ये नहीं रहेगा ये कह दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 31 को ये रिमूव करके इसको 300A में शिफ्ट कर दिया, जिससे क्या है ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है, ये क्या है एक लीगल राइट है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऐसे कह सकते हैं। तो पहले आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट्स हमारे 7 होते थे, इसके हटने के बाद ये 6 रह गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 31 अभी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी जो है ये 300A में शिफ्ट हो गया राइट टू प्रॉपर्टी वाला। तो ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। टोटल फंडामेंटल राइट 6 हैं। 42nd अमेंडमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 44 और 42 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको और डिटेल में आगे देखेंगे। आर्टिकल 32 जो है उसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके कोई राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं तो आप जुडिशरी यानी कि कोर्ट के का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको B.R. अम्बेडकर ने कहा है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा है B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अभी आता है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। 36 से 51 तक आर्टिकल जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये पूछा जाता है बहुत बार। आर्टिकल इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस बता रहा हूं अभी यहाँ से, ठीक है, पीछे हमने जो पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए सारे के सारे लगभग पढ़ लिए हमने फंडामेंटल राइट्स वाले। यहाँ से खाली इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत से रिलेटेड है। तो पहली विलेज पंचायत जो है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर विलेज थी वो राजस्थान की, इसमें बनी थी 1959 में। ये बलवंत राय मेहता कमेटी के अंडर आता है ये, ठीक है, विलेज पंचायत वाला ये सिस्टम। 48A जो आर्टिकल है ये प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखिए EVS हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की जो प्रोटेक्शन है ये सब हमारा 48A के अंडर आता है। आर्टिकल 49 आता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स का हमें प्रोटेक्शन करना है, और जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी प्लेसेस हैं, ठीक है, उनका हमें प्रोटेक्शन करना है। तो ये 48A और ये 49 हो गया, ठीक है। तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट 4A में आता है, ठीक है, और इसके अंदर ये आर्टिकल 51A अलग से इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के अंदर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 होती हैं, ठीक है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा रिकमेंडेड थी। अभी देखते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो प्रेसिडेंट के 52 से 62 तक आर्टिकल बनते हैं, ठीक है। तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये यहाँ पर 52nd आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक प्रेसिडेंट तो होना चाहिए। 53 आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 54 आर्टिकल जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा ये बताता है। 55th जो आर्टिकल है ये मैनर ऑफ इलेक्शन बताता है, किस तरीके से इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का ये बताता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, अगर खाली इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जाए तो ये 54 हो जाएगा, किस तरीके से इलेक्शन होगा ये पूछा जाए तो मैनर ऑफ इलेक्शन यानी कि 55 आर्टिकल हो जाएगा। प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 60, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, ये आर्टिकल 60 में बताया गया है।
प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 61, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इन सभी आर्टिकल्स में, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक और आर्टिकल है 72, ये इसके अंडर नहीं आता है। तो 72 आर्टिकल बताता है पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो पार्डन पावर्स होते हैं, ये क्षमा याचना वाला कहा जाता है हिंदी में। इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट जो है वो सजा को कम कर सकते हैं, ठीक है, किसी की फांसी की सजा है तो उसे उम्र कैद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर माफ भी कर सकते हैं, तो किसी की सजा को माफ भी कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है? पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर आता है। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल 63 से 69 तक होते हैं, यही आपको ध्यान रखना भी खाली। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो 74th जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए पीएम के साथ, ठीक है, उन्हें एडवाइस देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, ये 74 आर्टिकल कहता है। यहाँ पर 52 से 60 तक ये इमरजेंसी वाले आर्टिकल है। तो नेशनल स्टेट फाइनेंशियल, यहाँ 4 का अंतर है, 52 60 60 56 60, ठीक है। तो ये याद रहता है ज्यादातर लोगों को, 352 356 360 नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। यूपीएससी के लिए 315 आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन के लिए 324 है, अटॉर्नी जनरल के 76 है और 148 आपका सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पर देखिए ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन आप ऐसे वीडियो को बार बार देखेंगे अगर तो ध्यान में रह गया तो ठीक है, आपका फायदा हो सकता है इससे, ठीक है। अभी देखिए 110 जो है वो मनी बिल के लिए है, 17 जो है फाइनेंस बिल के लिए और 112 ये बजट के लिए। बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो 12 को 12 कहते हैं, 20 से 12, 20 से बजट, ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। अभी देखिए 79 80 81 ये होता है पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लाइन से हैं ये तीनों। तो 79 80 81 ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं इसको, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। 243 आर्टिकल ये काफी इंपॉर्टेंट है, 243 ये पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। जो आर्टिकल 40 था वो विलेज पंचायत से रिलेटेड था, ये पंचायती राज से है। इसके ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है पंचायती राज वाली। ये पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, 73rd अमेंडमेंट के तहत ये बना था पंचायती राज वाला जो 243 आर्टिकल है, और ये 1992 में ये अमेंडमेंट आया था, 1992 में 73rd जो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का 124 है आर्टिकल और 124 214 ये हाई कोर्ट का है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं 124 214 ऐसे करके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हिंदी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों जो है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, ये आर्टिकल 343(1) में बताया गया है और आर्टिकल 343(2) में बताया गया। इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आर्टिकल 343(1) के अंडर आता है, ठीक है। अभी कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं, अमेंडमेंट यानी कि आर्टिकल्स में कोई ना कोई चेंजेस जो आते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट के 5 है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा, तो ये ध्यान रखने हैं। तो 101 जो है वो जीएसटी का से रिलेटेड है, ठीक है। तो 101 जैसे शगुन के रुपए देते हैं वैसे ही जीएसटी में भी पैसे देते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। 102 इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो 102 को एनसीबीसी से आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें 2 बार सी आ रहा है और यहाँ पर 102 है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं 2 बार सी और 102, ठीक है, 2 103 जो नंबर है आर्टिकल का वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ईडब्ल्यूएस देखिए यहाँ पे 3 वर्ड बनने हैं, 1 2 3 और यहाँ पर भी 103, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 3 जीएसटी में भी आ रहे हैं लेकिन जीएसटी को हमने अलग तरीके से याद किया है, ठीक है। 104 जो है वो एंग्लो इंडियंस से रिलेटेड है, नो मोर रिजर्व सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो एंग्लो इंडियंस को पहले रिजर्व सीट्स मिलती थी, वो अब नहीं मिलेंगी, ये 104 आर्टिकल के अंडर आता है। ये लेटेस्ट आर्टिकल है हमारा 105। तो इसके अकॉर्डिंग रिस्टोर्ड पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो स्टेट गवर्नमेंट ये पता लगा सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं, तो इसको न्यू ओबीसी एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। इसमें ये ओबीसी एक्ट, ये वर्ड याद रख लेना है। इसमें एंग्लो इंडियन और इसमें एनसीबीसी, ये एक एक वर्ड अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से ऑप्शन में से लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है हमारे, ये देख लेते हैं। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, इनको रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में ये आया था, ठीक है। तो ये 42 और 44 में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो 42 आया था 1976 में, और ये 2 साल इसमें 2 ऐड हो गया तो 44 हो गया, इसमें 2 ऐड हो गया तो 48 हो गया ये, ठीक है। तो इसके 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, इसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। 3 नए वर्ड्स ऐड हुए थे हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के अंदर, तो इसको कहते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही, मतलब इसी के अंदर आता है वो भी, ठीक है। तो ये चीजें हमारे 42nd अमेंडमेंट के अंदर आती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज पूछ सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, या 3 वर्ड्स जो ऐड किए थे वो वर्ड्स क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछा जा सकता है सेक्युलर जो वर्ड है ये किस आर्टिकल के अंडर ऐड किया गया था प्रियम्बल में, ठीक है। या फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट, आर्टिकल नहीं अमेंडमेंट सॉरी, किस अमेंडमेंट के अंडर ऐड की थी, तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 44th जो हमारा अमेंडमेंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसको हटा दिया गया था, ये मैंने पहले बताया। उसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया था, ठीक है। तो ये 1978 में लॉन्च हुआ था ये। 86th, ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारा अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है ये। 21A आर्टिकल जो इंसर्ट किया गया था वो 86th अमेंडमेंट के अंडर आता है, ठीक है। ये 2002 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 73 अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, 92 में ये किया गया था। 61st जो अमेंडमेंट है उसमें क्या हुआ था, वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 कर दी गई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 69th अमेंडमेंट के अंडर दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, तो ये 69th अमेंडमेंट के अंडर आता है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे हमारे, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप चेकआउट कीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। अगर आप चैनल से रिलेटेड कोई भी PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप AES PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए डेली वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।